हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सेशन 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम 2025 की क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। तो जो पॉलिटिकल साइंस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम की, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सबसे पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंस्ट्रक्शन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इंडिया में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका कौन सा एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको पता है ना, जिसमें पब्लिक जो है डायरेक्ट क्या करती है, पब्लिक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करती है, जिसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। ठीक है, पब्लिक डायरेक्ट ही अपना हेड चुन लेती है, जिसे हम सरपंच वगैरह कहते हैं। तो जो सरपंच को चुनने की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, गांव वाले डायरेक्ट अपना हेड चुन लेते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं या चीफ मिनिस्टर चुन रहे हैं, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम चुनते हैं, जिन्हें हम विधायक बोलते हैं या सांसद बोलते हैं। फिर वो वोट देके चुनते हैं कि उनका हेड कौन होगा। मगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने गांव का हेड यानी सरपंच को डायरेक्ट चुन लेते हैं, उसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है ग्राम सभा, ऑप्शन सी, ग्राम सभा इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है। तो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कितने साल तक के लिए चुने जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर 5 साल के चुने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर 5 साल के चुने जाते हैं, निगम प्रसाद 5 साल के। मगर जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, वो कभी भी डायरेक्ट नहीं चुने जाते, वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर 6 ईयर के लिए चुने जाते हैं। तो याद रखना, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है बेटा, 6 ईयर उनका टेन्योर होता है। हिंदी में भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड आपसे पूछा है व्हेन वाज द कॉलिजन गवर्नमेंट ईरा इन द सेंटर स्टार्टेड इन इंडिया। कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, कॉलाइजन जिनमें होता है यानी गठबंधन वाली सरकारें। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कब कॉलाइजन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार स्टार्ट करी थी। कॉलाइजन का मतलब होता है जैसे 2 3 4 पार्टियां मिलकर क्या करें, सरकार बनाएं। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज की डेट में 3 सरकार मिलकर सरकार बना रही है, जिसमें बीजेपी है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी है और शिवसेना है। अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों ने मिलकर क्या करी है, कॉलाइजन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार बनाई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो गठबंधन की सरकार थी इंडिपेंडेंसी के बाद, आज़ाद देश होने के बाद, इसका चलन कब से शुरू हुआ। तो कब से ये फर्स्ट टाइम कॉलिजन गवर्नमेंट कब बनी। तो फर्स्ट टाइम कॉलिजन गवर्नमेंट बनी थी 1989 में। कब बनी थी बेटा, 1989 में। क्लियर हो गया आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1989 में जो है फर्स्ट टाइम क्या हुई थी, कॉलिजन गवर्नमेंट बनी थी। कॉलिजन का मतलब होता है जब एक सरकार जो है, मतलब एक पार्टी जो है सरकार ना बना पाए, उसकी उतनी नंबर ऑफ सीट्स ना आए, तो क्या करते हैं, 2 पार्टियां या 3 पार्टियां आपस में मिलकर उन सीटों को पूरा करती हैं और सरकार बना लेती हैं, उसी को बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। तो याद रखना कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जब, ठीक है, व्हेन अ सिंगल पार्टी आर नॉट एबल टू, ठीक है, मेक अ गवर्नमेंट, सो ही नीड्स मोर पार्टी टू ज्वाइन विद देम टू मेक अ गवर्नमेंट। क्लियर है, उसे हम कॉलेजन गवर्नमेंट या हिंदी में गठबंधन सरकार भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फोर्थ में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो नॉट लिखा है, फंक्शन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी कौन होती है, जुडिशरी होता है हमारा कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट, कोई भी कोर्ट, कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं। तो बोला है जुडिशरी का इसमें से कौन सा काम नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाता है, जुडिशरी बनाती है। मेकिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज भी जुडिशरी ही बनाती है कि कौन सी पॉलिसीज रखनी है। जैसे धारा 370 अभी हटाई गई, ट्रिपल तलाक हटाया गया, तो ये पॉलिसीज को हटाना या इनको कंटिन्यू रखना, ये सब कौन करता है, इन्हें भी जुडिशरी करती है। या प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, जैसे हमारे राइट्स हैं कि
एजुकेशन का राइट है, इक्वालिटी का राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, इन सबको प्रोटेक्शन भी जुडिशरी करती है। तो ये सारे काम जुडिशरी करती है। और यहाँ पूछा जुडिशरी कौन सा काम नहीं करती, तो द काउंसलर, काउंसलर का काम जुडिशरी नहीं करती। काउंसलर का मतलब वो होता है जो लोगों को समझाता है। तो काउंसलर जुडिशरी का कौन सा काम नहीं है, तो काउंसलिंग करना जुडिशरी का काम नहीं है। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा हार्म प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, हार्म प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉस। हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ, क्या है बेटा हार्म प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉस, यानी नुकसान, समझते हो ना, लॉस। तो हार्म प्रिंसिपल किसने बनाया था, यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉस या हानि का सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल किसने बनाया था। तो हार्म प्रिंसिपल जो था वो J.S. मिल ने उसके बारे में बताया था। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्या है बेटा इसका आंसर, ऑप्शन सी। तो J.S. मिल क्या थे, ठीक है, J.S. मिल वॉज द पर्सन, ठीक है, हु हैड मेड हार्म प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का नाम क्या है, हार्म प्रिंसिपल। इसको हम बोलते हैं, अदर भी हमने सुना है तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉस भी बोला जाता है। दिस इज अ हार्म प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉस। क्वेश्चन 8 कर लेते हैं, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। फर्स्ट है एफर्मेटिव प्रिंसिपल। तो एफर्मेटिव प्रिंसिपल क्या होता है, एफर्मेटिव प्रिंसिपल रिलेटेड किससे करेगा, एफर्मेटिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑप्शन 2। तो एफर्मेटिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है, बैंक ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू सीनियर सिटीजन। अगर बैंकों में सीनियर सिटीजन अपनी एफडी कराएंगे या पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उनको सरकार क्या करती है, ज़्यादा रेट देती है। तो उसे बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शंस। क्योंकि सरकार को भी पता है कि जब आदमी की एक एज हो जाती है 50 ईयर 60 ईयर एक एज हो जाती है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके पास एक रिटायरमेंट का पैसा होता है जिस पैसे को वो बैंक में रखता है और बैंक से सिर्फ क्या करता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसे लेता रहता है एज ए इंटरेस्ट। तो वो पैसे को बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में यूज़ करता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट होती है उन्हें पता है कि जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, उनको उनको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करा जाए, तो बैंक उन्हें एफडीज में, फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट के रूप में देता है। तो अफर्मेटिव एक्शन क्या, रिलेटेड टू बैंक ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू सीनियर सिटीजन। सेकेंड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको जो अवसर हैं उनमें समानता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है एवरी चाइल्ड शुड गेट फ्री एजुकेशन। तो गवर्नमेंट स्कूल में चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, पर सभी को क्या दी जाती है, फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूलों में दी जाती है। या एनजीओ जो होते हैं उनसे चलने वाले स्कूलों में या एडिड स्कूलों में भी फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू एवरी चाइल्ड शुड गेट फ्री एजुकेशन। थर्ड है इक्वल राइट। तो इक्वल राइट किससे रिलेट करेगा, फर्स्ट से, एवरी अडल्ट सिटीजन हैज़ अ राइट टू वोट। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या उससे ज़्यादा की एज का व्यक्ति होगा उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मेल हो फीमेल हो, अदर कास्ट हो, हैंडीकैप्ड हो, उससे कोई मैटर नहीं है। बट ही और शी मस्ट बी 18 ईयर और अबव एज होने चाहिए, तो उनको वोट देने का अधिकार है। उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना उनकी जाति को देखा जाएगा, ना धर्म को देखा जाएगा, ना उनके जेंडर की, वो मेल है फीमेल है, उनका क्या सेक्स है। तो इन सारी चीज़ों को देखे बिना सबको क्या दिया जाएगा, वोट देने का अधिकार होगा। दिस इज नोन एज इक्वल राइट्स। और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, सबको पढ़ने का, पढ़ाई के लिए फ्री एजुकेशन दी जाए। अफर्मेटिव का मतलब क्या है, जो सीनियर सिटीजन है हमारे घर में, जो बड़े लोग हैं, उनको उनके पैसे डिपॉजिट होने पे ज़्यादा एडवांटेज दिया जाएगा इंस्टीड ऑफ यंग जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो यानी जो लोग राष्ट्रवाद की भाषा का बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो नेशनलिज्म में क्या चीज़ें देखने को ज़्यादातर मिलती हैं। तो पहला, मैनी नेशंस डू नॉट हैव कॉमन लैंग्वेज। कोई भी नेशन में एक लैंग्वेज नहीं होती, उसमें एक से ज़्यादा लैंग्वेज हो सकती है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजें लोग बोलते हैं। बिहारी बिहारी भाषा बोलते हैं, अवधी अवधी भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र की भाषा बोलते हैं, साउथ वाले साउथ की भाषा बोलते हैं। तो किसी भी नेशन में एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी,
बहुत सारी लैंग्वेजें हो सकती हैं। राष्ट्रीय भाषा हिंदी और संस्कृत है, राष्ट्रीय भाषा की बात नहीं कर रहे, पर कॉमन लैंग्वेज। दूसरा, नेशन इज अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इमेजिन कम्युनिटी। तो नेशन जो होता है उसमें जो कम्युनिटी होते हैं हम उससे एक इमेजिन कर सकते हैं कि वो अच्छी होगी। तीसरा, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। किसी भी राष्ट्र में जो लोग होंगे वो अलग अलग धर्म के हो सकते हैं और उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है। लिविंग टुगेदर इन द सेम टेरिटरी। अलग अलग लैंग्वेज के होने के कारण, अलग अलग धर्म के होने के कारण भी, होने के बावजूद भी वो सेम टेरिटरी में, जैसे हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में हम देखेंगे लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। बहुत सारे मिक्स जाति के लोग हैं, बिहारी भी हैं, उत्तराखंड वाले भी हैं, हिमाचल वाले भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, ठीक है। और उनकी सबकी लैंग्वेज और धर्म भी अलग है, मगर उनकी टेरिटरी तो दिल्ली सेम टेरिटरी है ना। तो नेशनलिज्म में क्या होगा, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट लैंग्वेज के लोग भी एक टेरिटरी में रहते हैं। मगर जो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। इसका आंसर है 1, 2 और 3। तो जो इसका ऑप्शन पूछा गया 1, 2, 3, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन 1, 2 और 4। ऑप्शन 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 बी मैंने बताया था 1, 2 और 4 इसका आंसर है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसके करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10th, क्वेश्चन 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ लॉसिंग सिटीजन। किस कारण से कोई भी व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप को खो सकता है। सिटीजनशिप यानी उसकी नागरिकता। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडियन हैं, तो जैसे कोई यूएस में रह रहा था वो यूएस वाला है, कोई चाइना में रह रहा तो चाइनीज़ है, तो उससे चाइना की, हम पे इंडिया का आधार कार्ड है, इंडिया का वोटर कार्ड है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास है। पर ऐसा क्या, अगर हम कुछ गलत ऐसा कर दें, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिससे हम अपनी सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, कि लॉसिंग सिटीजनशिप किन कारणों से हमारी हो सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग स्टे, गवर्नमेंट जॉब, टू ज्वाइन द वॉर और लॉन्ग एब्सेंस। तो लॉन्ग एब्सेंस, अगर कोई व्यक्ति 6 ईयर या 6 ईयर से ज़्यादा टाइम से किसी कंट्री से बाहर रहता है तो उसकी जो है सिटीजनशिप जो है लॉस हो सकती है। कंट्री हो सकता है उसका वोटर आईडी कार्ड हटा दे, उसका आधार कार्ड से नाम हटा दे। तो लॉन्ग एब्सेंस, लंबे समय तक अगर हम किसी कंट्री से बाहर रहेंगे और कंट्री में बताएंगे नहीं रीज़न क्या है, तो लॉन्ग एब्सेंस के कारण हमारी सिटीजनशिप भी खत्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा है, ड्यूरिंग द ईयर डैश बाई 42 अमेंडमेंट इज प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म वर्ड वॉज इंक्लूड। तो सेकुलरिज्म का मतलब समझ लो पहले। सेकुलरिज्म का मतलब है, सेकुलरिज्म का कि कंट्री जो है वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानेगी। जो कंट्री है वो किसी, जो यानी जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मंदिरों को बनाने के लिए गवर्नमेंट खर्चे से मंदिर बनाए जाएंगे। अगर कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर है और कोई सिख प्राइम मिनिस्टर है तो वो गवर्नमेंट के पैसे से ही है। गवर्नमेंट का पैसा किसका होता है, पब्लिक का पैसा होता है। पब्लिक टैक्स पे करती है तो गवर्नमेंट को उससे इनकम होती है। पर उस इनकम से कोई भी व्यक्ति अपना रिलीजियस काम नहीं कर सकता। जैसे कोई सरदार है और वो देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, जैसे मनमोहन सिंह जी, तो वो कोई अपने गवर्नमेंट के पैसे से गुरुद्वारे नहीं बना सकते या सरदारों को स्पेशल बेनिफिट नहीं दे सकते। ऐसे ही आज मोदी जी हैं तो वो भी क्या, वो हिंदू लोगों को या हिंदू मंदिर के लिए सरकारी पैसा यूज़ नहीं कर सकते, वो अपना पैसा यूज़ कर सकते हैं, पार्टी का पैसा। पर गवर्नमेंट का पैसा यानी पब्लिक का पैसा किसी भी रिलीजियस काम में, कल को कोई, जो हमारे इससे पहले मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे हैं, वो भी कोई ऐसा दबाव नहीं दे सकते कि आप गवर्नमेंट के पैसे ऐसे यानी पब्लिक के पैसे से क्या करें, कोई अपनी प्राइवेट कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाए। तो उसे क्या बोलेंगे, सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म ऐसा वर्ड है जो ये कहता है कि हमारा देश किसी धर्म को स्पेशली फॉलो नहीं करता। तो ये बोला गया कि ये कब इंक्लूड हुआ, किस टाइम पे
42 अमेंडमेंट में सेकुलरिज्म वर्ड यूज करा गया। तो जब 1976 में सेकुलरिज्म वर्ड को क्या करा गया, इंक्लूड करा गया था, किसमें, 42 अमेंडमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में पूछा है आपसे, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जब देश आज़ाद हुआ यानी इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, ऑल द रिलीजियंस विल बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। सारे ही रिलीजियन, सारे धर्मों को प्रोटेक्ट किसने करा था, स्टेट ने यानी सरकार ने करा था। हु गिव दिस स्टेटमेंट, ये इस बारे में किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो कि ऑल द रिलीजियंस विल बी प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, स्टेट जो है सारे धर्मों को बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू ने दी थी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्लियर हो गया। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं ये। Why is amendment needed for constitution? What is the process to appoint the prime minister of India? Write any two silent feature of equality. Write any two demerits of Indian electoral systems. तो इनके मैं आंसर भी आपको पढ़ के और लिख के दे देता हूँ।